हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग फ्रेंड्स खास तौर से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक्स की जो है कि क्लास वाइज और चैप्टर वाइज हम लोग जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि फ्रेंड्स कल आपने पार्ट 1 वीडियो में क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस के टोटल आपने 6 चैप्टर के एमसीक्यूज को कंप्लीट किया था। क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस में फ्रेंड्स टोटल 12 चैप्टर हैं। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में जो है कि बचे हुए 6 चैप्टर के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार और बता दें प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न नंबर जो है कि पहला है, और ये जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस से अध्याय नंबर जो है कि 7 से बनाया गया है। और जहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न बनाया गया होता है उस चीज़ को यहाँ पर फ्रेंड्स हाईलाइट भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप पहला प्रश्न देखा, और यहाँ पर ये आपका दूसरा प्रश्न है, और यहाँ पर ये जो है कि दूसरा प्रश्न आपका कहाँ से बनाया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए आपका जो है कि तीसरा प्रश्न है, और ये तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को हाईलाइट भी कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, चूँकि फैक्चुअल प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे वो साइंस हो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल हैं और आपको जो है कि ये नोट डाउन करके याद भी रखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न, यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप कॉमन माइंड भी आप लगा सकते हैं कि अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है तो विस्थापन कैसा होगा। तो विस्थापन यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ पर आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है, जिसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, वस्तु की गति करते हुए पुनः जीरो तक ओ तक आ जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। तो यही फैक्चुअल प्रश्न है और यहीं को आपको जो है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। यानी कि गति के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो ये देखिए, सरल रेखी गति, ये गति का जो है कि सबसे साधारण प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। तो ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, दी गई सरल रेखी पथ पर कोई वस्तु ओ से ए तक जाती है। यानी कि कोई वस्तु है और वो से ए तक जाती है, तो और फिर बी से गुजरकर सी तक जाती है, तो उसकी वस्तु तय की गई कुल दूरी की कितनी होगी। तो ये जो है कि ये प्रश्न आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है, जिसका राइट आंसर क्या है, 95। ठीक है, और यह आप जो यहाँ से नीचे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब आप देखिए, यहाँ से दिया गया है, यहाँ से जब आप जाएंगे तो यहाँ से दिया गया है, जब ओ से ए तक जाती है। ठीक है, तो ओ से यहाँ पर देखिए ए तक जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा ओ से ए तक जाएगी तो टोटल यहाँ पे 60 हो जाएगा। और यहाँ से ए से क्या आती है, तो बी तक आती है। ठीक है, यहाँ से बी तक आती है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 10, 20, 30 और 35, यहाँ से सी तक आती है। ठीक है,
तो इसमें जब 35 यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके प्रश्न में कहा गया है और यहाँ से जो है कि आपको जो है एनसीईआरटी में जोड़ कर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कैप्चर करिएगा और देखिए यहाँ से किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, जब किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और वो निर्देश बिंदु जो है कि क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे जो है कि मूल बिंदु कहा जाता है। तो ऐसे ही फैक्चुअल प्रश्न आपके जो है कि टीआरई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, किसी भी जो है कि ये क्लास के जो है कि पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। और यहाँ से देखिएगा, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो उस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। तो ये जो है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जो है कि याद रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, सरल रेखी गति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सरल रेखी गति के कौन कौन से प्रकार हैं, तो एक समान गति और असमान गति, ये दोनों जो है कि सरल रेखी गति के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा एक समान गति और असमान गति, यहाँ पे देखिएगा ये जो है कि आपके दिया गया है, ये क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति को समयांतराल छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से वस्तु के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे साफ तौर से पूछा गया था कि सरल रेखी गति के जो है कि कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, असमान और यहाँ पे एक और था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चाल किसे कहते हैं, तो चाल हम लोग कहेंगे उसे इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, तो इसको हम लोग चाल कहेंगे। और यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए चाल का मात्रक कौन सा होता है, तो चाल का मात्रक यहाँ पर होता है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि चाल के मात्रक हैं। मीटर प्रति सेकंड होता है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। तो ये सभी चाल के मात्रक हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे, यहाँ से देखिए चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। और ये होता है आपका मीटर और प्रति सेकंड होता है। और ये जब आता है, जब सेकंड जब ऊपर जाता है तो मीटर प्रति सेकंड पे -1 हो जाता है। तो इससे जो है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से यही दिया गया है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपके असमान गति किसे कहते हैं। तो असमान गति हम लोग उसे कहेंगे जो समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। तो इसे हम लोग असमान जो है कि गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है कि पूछा गया था। यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक समान असमान गति। ठीक है, तो असमान गति उसके नीचे है। यहाँ से देखिएगा वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए एक भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ से असमान और एक समान गति दोनों यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में ये प्रश्न भी दिया गया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है
तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको जो है कि देख पा रहे होंगे, औसत चाल क्या होती है, तो तय की गई कुल दूरी तथा लिया गया समय। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया गया है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो कुल दूरी और वस्तु, और यहाँ से देखिएगा ये 16 और 16 इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये से समय को भी जोड़ दिया गया है, तो 6 सेकंड हो गया समय और 32 मीटर ये दूरी हो गई है। तो यहाँ पे यही किया गया है, यहाँ से देखिएगा 32 और 4 सेकंड 6 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से 32 में 6 का जब भाग दिया गया है तो यहाँ से चूँकि चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी 32 है और ये समय क्या है 6 सेकंड है, और इसको जो है कि भाग देने पर जब आया है 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए औसत वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, तो इतना हो जाएगी। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और ये डायरेक्टली प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बने थे, मैंने जो है कि 6 to 8 में दिखाया भी था। और यहाँ से देखिएगा औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो औसत जो वेग होता है उसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो औसत वेग को हम लोग प्राप्त करेंगे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2। ठीक है, तो ये जो है कि इसका फार्मूला भी है और यहाँ से ये है आपका फार्मूला। औसत वेग को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सूत्र भी होता है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2 होता है। तो यानी कि u प्लस v बटा के ये 2 होता है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से एक और प्रश्न आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया था। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। तो देखिए सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, तो विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी यहाँ पे क्या है, तो 180 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इसी फार्मूले से 180 और 1 मिनट दिया गया है यहाँ पर, तो 1 मिनट दिया गया है यहाँ पर, तो 1 मिनट को जब सेकंड में बदला जाएगा तो 60 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और औसत वेग बराबर विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। तो यहाँ से यहाँ पे ये देखिए विस्थापन 0 है और समय क्या है 60 सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ से उषा की औसत चाल क्या हो जाएगी, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है। तो समय के साथ जो है कि वेग, जब वस्तु एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है, तो ये जो रहता है नियत रहता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, नियत रहता है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से जब आप जाएंगे वेग परिवर्तन की दर, तो देखिएगा किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या रहता है, तो नियत रहता है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में लाइनें दी गई हैं और यही लाइनें जो है कि उठाकर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से जो है कि आप इसको याद रखिएगा। और ये जो है त्वरण क्या है, तो वेग परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन और बटे में लिया गया समय, ये क्या है त्वरण है, और वेग परिवर्तन की दर को भी त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से आपका जो है कि 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे डॉट डॉट लिया जाता है। यानी कि यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो वो किस प्रकार का होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या शून्य होगा, या ए व बी दोनों होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो ये जो है कि ऋणात्मक लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक यहाँ पर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये होता है मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो मीटर सेकंड और यहाँ से क्या हो जाता है -2 हो जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड -2 स्क्वायर ये भी देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ से 15 का जो है कि राइट आंसर सी है। और यहाँ से अब हम लोग देखिए, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो धनात्मक लिया जाता है, यदि वेग की परिवर्तन की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक लिया जाता है। तो यही ऋणात्मक वाला प्रश्न बनाया था मैं,
और यहाँ से त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जब मीटर और सेकंड स्क्वायर को जब हम लोग इंटू में लाते हैं, ऊपर लाते हैं, तो सेकंड पे -2 हो जाता है। तो ये आप जानते होंगे, बेसिक है। और यहाँ से एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये 3 ग्राफ होते हैं। यहाँ पे एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो है कि दर्शाया जाता है आपके वेग ग्राफ के द्वारा, ठीक है, वेग समय के ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो यही सब फैक्ट हैं और आपके जो है कि एग्ज़ाम में बनते हैं। और ये जो है कि आप ग्राफ हैं, तो ग्राफ जो है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और यहाँ से देखिएगा 17 नंबर का प्रश्न, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होगा। यानी कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ पूछा जा रहा है। तो दूरी का जो है कि ग्राफ सरल रेखा ग्राफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ से एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है। तो ये मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे, यहाँ से कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि वो कौन सा समीकरण है जो वेग एवं समय के संबंध को व्यक्त करता है। तो ये है v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या करता है, ये एक ऐसा समीकरण है जो वेग एवं समय में संबंध को व्यक्त करता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न, यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया था। और यहाँ से आपके जो है कि सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। देखिए, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v क्या है, अंतिम वेग, तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यस समीकरण 7.5 वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। तो ये क्या है, ये समीकरण 7.5 है। और इसमें कहा गया है कि ये वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है। और समीकरण ये दूसरा वाला जो है 7.6 वाला, ये क्या करता है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंटें निकल के आएंगी जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करता है। और ये दूसरा वाला जो है समीकरण 7.6, ये क्या करता है, समय व स्थिति के बीच संबंध स्थापित करता है। और ये तीसरा वाला जो समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये क्या करता है, तो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो ये 3 समीकरण हैं, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आगे आपके जो है कि ये चैप्टर नंबर हमारा 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर लगने पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है, उस बल को क्या कहते हैं। तो उस बल को हम लोग कहेंगे संतुलित बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए, लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान, यहाँ से देखिएगा, समान बल द्वारा खींचा जाता है, तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहा जाता है। तो ये मैं एरो भी बनाया हूँ और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है, यानी कि किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है। तो ये तीनों क्रियाएं हैं, खींचना, धकेलना और ठोकर लगाना। ये क्या है, ये सभी जो है कि बल की अवधारणा को आधारित करने वाले जो है कि क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जैसे ही चैप्टर आपका 8 स्टार्ट होगा, बल तथा गति के नियम यहाँ से जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक्स में। और मैं जो है कि आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट भी कर दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा, किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति की
युक्तियां हैं, हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो ये जो है कि आपके बुक्स में भी दिया गया है। और बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से फ्रेंड्स यहाँ पर गति की दिशा में परिवर्तन आते हैं, वेग के परिणाम में परिवर्तन आते हैं और आकार या आकृति में भी परिवर्तन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं अर्थात वस्तु की गति को तेज करने या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग। आप यह भी जानते हैं कि यहाँ से जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो ये तीन जो है कि फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। तो असंतुलित जो बल होता है ये वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू से आपके फैक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड बल की वाली दिशा में खिसकता है शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों प्रकार के संतुलित नहीं है और असंतुलित बल के पिंड को खिसकने दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ से ये फैक्ट था आपका। और यहाँ से एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये जो घर्षण बल होता है, जब बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलते हैं तो घर्षण बल हमारा जो होता है ये बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में जो है कि उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये जो है कि घर्षण बल की दिशा में किस दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल जो है कि ये आपका जो है कि वस्तु के धकेलने के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये आपके जो है कि फैक्ट हैं और ये दोनों फैक्ट आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। देखिएगा, कुछ बच्चे एक बक्स को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो एक प्रश्न यहाँ से था। और बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच क्या यह घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो संतुलित बल करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। और बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं आगे खिसकता है। तो यही जो दो प्रश्न थे जो मैं यहाँ से बनाया था। और एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर कब खिसकता है, तो एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर तब खिसकेगा जब उसको जो है कि हम लोग धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो ये कारण है। और यहाँ से जब आप देखेंगे बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच यह घर्षण बल यहाँ पे देखिएगा, यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। ठीक है, बच्चे को जोर से धकेलने लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। और यहाँ से ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी यहाँ पर देखिएगा अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को जोर से ज़्यादा धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो जब जो है कि घर्षण बल से हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे तब जो है कि बक्सा खिसकेगा। यही प्रश्न में कहा गया था। और यहाँ से यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तुएं निश्चित गति से चलती हैं। तो ये जो है कि नियम था आपका गैलीलियो का, जो कि आपके 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दिया गया है, देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो निश्चित गति से चलती हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी, तो समान दूरी पर जो है कि चढ़ेगी। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है।
और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं तो आप जो है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। देखिए, यदि दोनों ओर के तलों को झुकाव समान हो तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। तो यही समान दूरी पर दिया गया है और इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, तो ये गोली चलती रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था और यहाँ पे मैं उस प्रैक्टिकल को भी दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न आप समझिए, दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि आनत तल में एक के बल को शून्य कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए, यहाँ पे आप देखिए ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ पे देखिएगा चलती रहेगी और यही जो है कि प्रैक्टिकल किया गया था यहाँ पर। तो यही प्रश्न जो है कि बन सकता है, ठीक है। और देखिएगा आगे, यहाँ से न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। यानी कि जो न्यूटन गति के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन, और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था ये कहता है कि वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे। तो मैं ऊपर आपको बताया था 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा बल एवं गति के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न देखिए, गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो गति का जो पहला नियम है इसको जो है कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एक बार आपके बना था बीपीएससी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये चैप्टर जो है कि 7 में आपने क्या सीखा और चैप्टर 8 में क्या सीखा, ये मूल फैक्ट हैं और यहीं से प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं। तो इनको जो है कि आप देखिएगा, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, एक वस्तु की गति का समान एवं असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई उसकी चाल और प्रति इकाई में हुआ विस्थापन उसका वेग है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न बनेगा, देखिए किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है और ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जाता है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न की वस्तु की समान और असमान गति को किससे दर्शाया जाता है। तो ग्राफों के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक समान त्वरण में चल रही एक वस्तु की गति व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो ये तीनों मैं ऊपर आपको बताया था और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा चैप्टर नंबर 8 में आपने क्या सीखा, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ से देखिएगा, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामा अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे, ठीक है। और यहाँ से वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और यहाँ से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है और इसका जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, यानी कि घर्षण बल जो होता है वो सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। यानी कि आप यहाँ से समझिएगा, ये वस्तु जो है कि वस्तु का प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है, ठीक है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक यन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है
तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और गति का तृतीय नियम देखिए, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो ये जो है कि 7 और 8 जो है कि तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या है, तो पहला प्रश्न हमारा यही है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जो है कि इनके प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाता है। ये आपके जो है कि TRE 3 री एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है और जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, उसी में ये पूछा गया था 6 to 8 में। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए आपके जो है कि क्लास 9th के NCERT चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा D दूरी है और यम द्रव्यमान दो बिंदु के A तथा बीच के एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा F क्या होता है, यहाँ से देखिएगा F जो है कि 1/D के जो है कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए F D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो D को अगर 6 गुना कर दिया जाएगा तो जो बल होगा ये 36 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, F बराबर 1/D स्क्वायर होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा क्या कहा गया है कि उनके बीच की दूरी को, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर जो है कि होता है 1/D के D स्क्वायर, यानी कि D दूरी है और F क्या है, बल है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, यानी कि D को अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो यहाँ से आप जो है कि समझ लीजिए, और D को अगर जो है कि 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना कर दिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। यानी कि यही कह रहा है कि दूरी को अगर 2 गुना किया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1/4 ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसी फार्मूले से था, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आराम से जो है कि इस प्रश्न को बना लेते। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका इसी में से था। और यहाँ से देखिएगा कुछ और प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी आपका उसी पेपर में पूछा गया था, TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 में। तो ये जो है कि लाइन कहाँ पर है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जो है कि TRE 4.0 में सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है कि हिस्ट्री की और जियोग्राफी की और साइंस की 9th और 10th की जो है कि महत्वपूर्ण NCERT बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रूफ के साथ डेली दिखाया है कि आपके डेली 2 या 3 प्रश्न हम आपको दिखाए हैं हर चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है कि आपके 9th के NCERT के चैप्टर नंबर 9 से है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। हमने 2 प्रश्नों को दिखा दिया। अब देखिए एक और प्रश्न मैं दिखाऊंगा जो कि आपके TRE 2.0 में जो TRE 2.0, यहाँ पे री एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे री एग्जाम गलत है। देखिए TRE 2.0 में 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था, किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, विस्थापन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए, ये जब आप 9th के NCERT साइंस में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम को बताता है। तो यही से आपका जो है कि ये प्रश्न बना था। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है कि 9th और 10th चैप्टर्स के
मैंने जो है कि दिखा दिया प्रूफ के साथ। अब देखिए 9th और 10th के जैसे हम लोग डेली करते हैं 9th और 10th चैप्टर्स के सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वह केंद्रक बल है हमारा फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए मैं जैसे कि प्रश्न बनाता हूं आपके जो है कि ये देखिएगा चैप्टर नंबर 9 है, और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर जो है कि दिया गया है देखिएगा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपके जो है कि सभी प्रश्न प्योर हैं और जो है कि आपके एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। और ये देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, हमारे पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ये आप जो है कि महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे। और यहाँ से देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो ये जो है कि कहलाता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 से बनाया गया है। और यहाँ से देखिएगा आप जो है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रण बल के कारण। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। और देखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो है कि एक एक चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। देखिए हर एक चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न मैं डेली दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो देखिए बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आप सोचेंगे कि कोई एक जो है कि किसी का 60 नोट ले लें और उसी को पढ़ के जो है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत लोग अब जो है कि 60 नोट दे रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप जो है कि अगर खुद से जो है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे सभी क्लास की, खास तौर से 9th और 10th की, तो आप जो है कि अच्छा स्कोर खुद के दम पे कर लेंगे। न ही कोई ऑनलाइन कोर्स की और न ही कोई जो है कि यहाँ पर किसी के 60 नोट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो है कि नहीं होता है क्या, तो होता है ये चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है। और मैंने ऊपर दिखाया था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और पेड़ से जो है कि सेब का गिरना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। और ये ऊंचाई से गिराई वस्तु को नीचे आना, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। जैसे आपने न्यूटन के जो है कि नियम को देखा होगा। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका देखिएगा, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी और केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम उन्हें जो है कि मुक्त पतन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आकर्षण बल के वेग के परिणाम के परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न देखिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से ही था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिएगा 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो 2 पिंडों के बीच जो है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में ही दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यहाँ से जब आप कैप्चर करेंगे बढ़िया तरीके से, देखिएगा विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल को आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे देखिएगा दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। ठीक है, और देखिएगा यही सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो है कि आप इनको जो है कि बना नहीं पाते हैं। तो आप जो है कि अगर चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट को अगर अपने आप क्लियर करते हुए जाएंगे, देखिए मैं अभी एमसीक्यूज को कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे 9th की देखिए 10th की हमने साइंस की के सभी चैप्टर के एमसीक्यूज को करवा दिया है। उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर आप जो है कि देख लीजिए।
और 9th के जैसे ही साइंस को हमारा कंप्लीट होगा, देखिए 9th की ज्योग्राफी और 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है और 10th की साइंस भी कंप्लीट हो गई है। 9th की अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, कल शायद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और जो है कि थ्योरी को भी आपको जो है कि बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नंबर 8 क्या है, जी का वर्तमान मान कितना होता है। तो जी का जो है कि वर्तमान मान होता है 6.673 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे आपका जो है कि दिया गया है और यहाँ से वर्तमान मान्य 6.67 गुणे 10 पे 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और जिसको केजी जो है कि यहाँ पे केजी -2 स्क्वायर भी इसको देखते हैं, ठीक। तो यही है आपका। और यहाँ से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो है कि सार्वत्रिक नियम जो है कि सभी वस्तुओं पर जो है कि लागू होता है, बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर और भारी वस्तुओं पर। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से एक और प्रश्न है जो कि मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ नीचे दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। और यदि दो पिंडों की दूरी d को 6 गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F का कितना भाग रह जाएगा। तो 36वां भाग रह जाएगा। ऑप्शंस नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 और 10 दोनों को लिख दिया हूँ। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यह नियम सार्वत्रिक इस प्रकार से अभिप्राय है कि सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो खगोलीय या पार्थिव हो, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर का जो है कि प्रश्न का यहाँ से आंसर है। और 10 नंबर का जो है कि देखिएगा एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ यह है कि डी को 6 गुना कर दिया जाएगा तो एफ जो होगा ये 36वां भाग रह जाएगा। तो यहाँ से जो है कि आपका एक और प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न। देखिए हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन कर रही हैं। तो हम जो है कि कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन है। तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। तो ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा पृथ्वी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न अब बना था आपका प्रश्न नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ से वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है ये त्वरण उत्पन्न करता है। आपने जो है कि पिछले चैप्टर्स में भी ये पढ़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो देखिएगा वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वस्तुएं गिरती हैं तो उनमें जो है कि क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें गति की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब कोई वस्तुएं गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था, जब कोई वस्तुएं पृथ्वी की केवल इस बल के कारण गिरती हैं तो हम जो है कि कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा वस्तुओं, यहाँ पे देखिएगा गिरते, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हूँ। और गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, साफ साफ जो है कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और 14 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ से जो है कि वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने में कौन कार्य करता है। तो यहाँ से वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पे गुरुत्वीय त्वरण जो है कि कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं जो है कि कहाँ से बनाया हूँ तो देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो है कि दिख रहा होगा ऊपर। बिल्कुल यहाँ से वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। तो यहाँ पे त्वरण कार्य करता है। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। और जो है कि जी के मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है। तो यानी कि जी का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न है। और देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स जब आप जाएंगे तो यहाँ से अब और भी प्रश्न आपके बनेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप देखिएगा यहाँ से मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और या तो इसको जो है कि ऐसे भी लिख दिया जाता है मीटर
प्रति सेकेंड, ये सेकेंड हो जाए और यहाँ पे -2 कर देता है। तो ये दोनों बात एक ही है, जब ये जाएगा इसके बगल में तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न यहाँ से मैं बनाया था, जो है कि देखिए इसमें जो है कि लिखा भी गया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो यहाँ पे मीटर सेकेंड माइनस हाफ होता है, ठीक है, माइनस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बना था। और यहाँ से जब देखेंगे विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, तो विषुववृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जो है कि मान ये होता है अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहीं पे शायद लिखा हूँ कहीं पे, देखिएगा यहाँ से पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, ठीक है, तो बढ़ती है और जी का मान ध्रुवों पर विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। तो आप जो है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वहाँ से आप जो है कि नोट भी बना सकते हैं। और यहाँ से आप जो है कि देखिएगा यदि त्वरण वेग की दिशा में लग रहा हो तो त्वरण कैसा होगा, यानी कि यदि त्वरण जो होगा वो वेग की दिशा में लगेगा तो त्वरण जो है कि कैसा होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा धनात्मक होगा। जब त्वरण वेग की दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 17 नंबर का जब प्रश्न और 18 नंबर देखिएगा यहाँ से जब देखिएगा यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से जो है कि होगा फ्रेंड्स ऋणात्मक होगा। और यहाँ पे वेग जो है कि त्वरण की दिशा में लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक होगा, और विपरीत दिशा में लगेगा तो ऋणात्मक होगा। यहाँ से दोनों प्रश्न का जो है कि आंसर यहीं से क्लियर होगा। यहाँ पे जब आप देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से इसे धनात्मक लगेगा। यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा होगा तो इसको धनात्मक, यहाँ पे घेरा भी हूँ। और यहाँ पे देखिएगा त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से विपरीत लगेगा तो ऋणात्मक होगा और गति की दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा आपके जो है कि यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर का प्रश्न, भार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा। यहाँ पे शायद आपको एक सवाल मिलेगा और प्रश्न मिलेगा, और जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 6 to 8 में। यहाँ से देखिएगा एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। परिकलन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंका गया है। तो ये जो है कि आपका जो है कि फार्मूला है और v बराबर u² + 2as। और यहाँ से देखिएगा इसमें जो है कि क्या दिया गया है, दूरी जो है कि 10 दी गई है और अंतिम वेग क्या है, 0 है। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और वस्तु का त्वरण देखिएगा माइनस में है जो कि ऊर्ध्वमुखी है। और यहाँ से इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो ये जो है कि आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। और भार किसे कहते हैं, तो भार हम लोग उसे कहते हैं तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल, ये क्या है, भार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप जो है कि बिल्कुल घबराइए मत, ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं जब थ्योरी करवाऊँगा बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके जो है कि नोट्स भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये सारे पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे कि हमने 10th की साइंस को कंप्लीट कराया है जिसमें 5 चैप्टर हुए हैं और 5 चैप्टर के मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया हूँ। ये पीडीएफ अगर एमसीक्यूज वाले आप लेंगे तो आपके जो है कि अधूरे नोट्स बनेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। और यहाँ से पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका 19 नंबर क्लियर होता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, तो होता है यहाँ पर कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, तो कम होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 लिखा हूँ और यहीं से मैं प्रश्न को बनाया भी हूँ, ठीक है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, तो कम होता है याद रखिएगा। और इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। और देखिएगा सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर किस बल का अनुभव
करती हैं, यानी कि जब कोई भी वस्तुएं तरल में डुबोने पर किस बल का जो है कि अनुभव करती हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया हूँ, यहाँ से जैसे ही चैप्टर आपका क्लास 9th का जो है कि 9th चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, जो जिसका हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसमें जो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा देखिएगा सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का जो है कि अनुभव करती हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। और देखिएगा आपका जो है कि ये 9th चैप्टर जो है कि खत्म होता है गुरुत्वाकर्षण। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 को कंप्लीट करेंगे। तो 10 वाला हमारा है क्या, बल तथा कार्य। ठीक है, तो इसमें जो है कि पहला प्रश्न हमारा ये बनेगा, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है। तो किस स्थिति में कार्य हुआ है, तो ये जो है कि आप जो है कि देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ये इसमें भी स्थिति में कार्य हुआ है। और ट्राली को खींचना, इसमें भी कार्य हुआ है। और बैलगाड़ी द्वारा गाड़ी को खींचना, इसमें भी कार्य हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है। और ये सारे एग्जाम्पल जो है कि आपके क्लास 9th के जो है कि 10th चैप्टर जिसमें दिया गया है कार्य की वैज्ञानिक परिकल्पना। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा हूँ। और यहाँ से जब देखिएगा एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है, तो इसमें जो है बल लगाया गया और यह विस्थापित हुई, इसमें कार्य किया गया। ठीक है, और देखिएगा आगे एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर उठाया गया, इसमें भी कार्य हुआ। और एक बैलगाड़ी किसी गाड़ी को खींच रही है, इसमें भी कार्य हुआ है। तो ये सारे कार्य हुए हैं। और सभी जैव प्रक्रम के लिए सभी ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, तो जो है कि भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप फ्रेंड्स जाएंगे 3 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो कार्य किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपका जो है कि TRE 1 में शायद पूछ लिया गया था, कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य जो है कि कहते हैं कार्य, देखिए बल गुणे विस्थापन को जो है कि हम लोग कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे, यहाँ से कार्य की परिभाषा के लिए किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 भी लिखा हूँ। और किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर F गुणे यस होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न भी बना था, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये उसी जो है कि फार्मूले पे प्रश्न है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे ये इसका जो है कि जो कार्य होगा, मैं इसको देखिए ये आपके बुक्स में भी सवाल एग्जाम्पल में दिया गया है। और यहाँ से जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 4। देखिए किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता है, तो समीकरण 10.1 के अनुसार यहाँ पे यही है 10.1, यानी कि W बराबर F/S, यही पूछा जा रहा है। तो 5 न्यूटन यहाँ पे जब आप रखेंगे, और 5 न्यूटन ये क्या है, बल है। तो यहाँ पे देखिएगा W बराबर क्या होता है, F गुणे यस होता है। और यही पूछा जा रहा है किया गया कार्य। तो F देखिएगा 5 न्यूटन है, और यहाँ से यस क्या है, 2 मीटर है। तो यहाँ से 10 हो जाएगा। और कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी कि 10 जूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही 10 जूल यहाँ पर लिखा गया है, 10J, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ए भी होता है न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्य का मात्रक दोनों दिया गया है आपके बुक्स में। और यहाँ पे देखिएगा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर और या जूल होता है। ठीक है, तो ये दोनों हैं और इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो है कि वस्तु की वेग पर जो है कि निर्भर नहीं करता है। और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच इन सभी पर निर्भर करता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होता है। तो देखिएगा ये धनात्मक होता है।
जब बल विस्थापन की दिशा में लगेगा तो किया गया कार्य हमेशा जो है कि धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखिएगा यहाँ से बनाया गया है। मैं क्वेश्चन नंबर आपके सुविधा के लिए 7 भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिएगा, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। विपरीत लगेगा तो याद रखिएगा ऋणात्मक होगा, और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपने दोनों जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा जुकाम भी हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और देखिएगा, जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा कैसी होती है। तो जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें जो है कि ऊर्जा की जो है कि हमेशा हानि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको भी मैं नीचे दिखाऊंगा। सबसे पहले एक और प्रश्न आप देख लीजिए, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होता है। तो हमेशा 180 अंश का कोण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे दोनों दिशाओं के बीच 180 अंश का कोण बनता है। माना किसी वस्तु यस दूरी को विस्थापित के पश्चात रुक जाती है, ऐसी स्थिति में बल तथा विस्थापन कार्य जो है कि ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न बना था, और यहाँ से ये एक और ये प्रश्न आपका बना था, ठीक है। और यहाँ से किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता तो कहा जाता है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है तो वस्तु कार्य करती है, उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो ऊर्जा की हानि होती है। यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से जब देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो देखिएगा, बांधों के पीछे जो पानी जमा होता है इसमें जो है कि हमारी गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। बहते हुए पानी, उड़ता हुआ जहाज, गिरता हुआ नारियल, इन सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये सारे जो है कि एग्जाम्पल आपके जो है कि बुक्स में भी दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ से देखिएगा, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि बुक्स में भी दिया गया है, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी गतिज ऊर्जा में विद्यमान है। तो यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो है कि प्रश्न क्लियर होता है। और यहाँ से ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 11 का ए हो जाता है। देखिए, ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का मात्रक है, यानी कि जूल। 1 जूल कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। मैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 भी लिखा हूँ आपकी सुविधा के लिए। और यहाँ से 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये प्रश्न जो है कि आपका जो है कि बुक्स में भी दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से मैं प्रश्न नंबर आपका जो है कि 12 भी लिख दिया हूँ। देखिएगा, ये आपकी जो है कि ये क्या है, तो गतिज ऊर्जा का जो है कि फार्मूला है। यहाँ से देखिएगा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है E बराबर 1/2 mv²। तो इसमें जो है कि रख दिया गया है E क्या है, जिसमें E गतिज ऊर्जा है और इसमें गतिज ऊर्जा ही पूछा जा रहा है। तो 1/2 और m यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया है, 15 किलोग्राम, और जो है कि ये वेग कितना दिया गया है, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, और 60 चौको 240, और 240 में जब 2 का यहाँ पे भाग देंगे तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो है कि मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। और गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जो है कि किया जाता है E बराबर 1/2 mv², जिसके ऊपर हम लोग प्रश्न सॉल्व भी किए हैं। तो यही है जो है कि गतिज ऊर्जा निकालने का जो है कि समीकरण या फार्मूला या सूत्र, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न देखिएगा, यदि वस्तु की अपनी विरामावस्था से प्रारंभ हो तो यहाँ पे देखिएगा, ये गतिज ऊर्जा का क्या है, फार्मूला है, ठीक है, 1/2 mv²। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो यहाँ से m द्रव्यमान तथा एक समान वेग से भी गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा का मान E बराबर 1/2 mv²।
तो ये फार्मूला है और ये प्रश्न हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं और यहाँ से इसको हम लोग देख लेंगे तो ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा आप 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से यहाँ पे देखिएगा निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो इसमें जो है कि दौड़ते हुए खिलाड़ी में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान है। दौड़ते हुए खिलाड़ी में एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिखाया था। और खींचा हुआ रबर बैंड, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ पे देखिए किसी ऊंचाई पर उड़ाई हुई वस्तु, इसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा रबड़ बैंड को खींचते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाने पर उसमें भी जो है कि उस ऊर्जा वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका है। और यहाँ से एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में इसमें होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का सी राइट आंसर है। और ये सारे जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जो प्रश्न बने हैं, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और यही सारे प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में उठाकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो फ्रेंड्स देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 11th यहाँ पे देखिएगा 9th के एनसीईआरटी विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। तो जो ध्वनि होती है फ्रेंड्स, ये जो है कि कंपन के कारण जो है कि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है ध्वनि का संचरण। और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो कंपन के द्वारा जो है कि ध्वनि हमारी उत्पन्न होती है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो और यहाँ से और हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, डाट डाट एक विक्षोभ है और जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों के में गति उत्पन्न करते हैं। यानी कि वो क्या है, जिसके कारण एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स वो होता है तरंग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे चैप्टर आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन हमने देखिए प्रूफ के साथ भी दिखाया था कि इन्हीं चैप्टर से आपके बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्न आते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आप यहाँ पे जब देख पा रहे होंगे, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। तो तरंग एक विक्षोभ है, तो तरंग के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ से और 3 नंबर के प्रश्न को जब आप देखेंगे तो देखिएगा कौन कौन से माध्यम हैं जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है। यानी कि वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे होकर जो है कि ध्वनि संचारित होती है। तो वो है ठोस है और द्रव है और गैस है। इन जो है कि तीनों माध्यम से जो है कि ध्वनि संचारित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न को देखने से पहले यहाँ पर देखिएगा ध्वनि का संचारण। यहाँ पर देखिएगा ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है और द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है और माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव और या गैस हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों माध्यम में संचारित होती है, ठोस, द्रव और गैस में भी। ठीक है, और यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न देखिए, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं संपीड़न। संपीड़न को एस से जो है कि प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे जो है कि हम लोग संपीड़न कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, नाइन्थ के एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई माध्यम कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने आसपास वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं, जिसको सी से जो है कि यहाँ पर डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न आप जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न नंबर 5, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व डॉट दाब को दर्शाता है। तो यहाँ पे अधिक दाब को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। और ये प्रश्न जो है कि जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है, यानी कि अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शाता है और जो है कि कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये प्रश्न था आपका। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को जो हम प्रश्न बनाते हैं और प्रूफ भी आपको अगर दिखा देते हैं तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप में संचारित होती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि जो है कि ये संपीड़न और विरलन के माध्यम के रूप में ही संचारित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया है, मैं नीचे दिखाऊंगा। और 7 नंबर के प्रश्न को भी यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है। तो दिशा जो है कि ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है, और आवृत्ति, आयाम और वेग ये सारे क्या हैं? ध्वनि तरंग के अभिलक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा गया था तो नहीं है ये अभिलक्षण दिशा। ठीक है, और ये यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, आवृत्ति और आयाम और वेग। चूंकि दिशा दिया गया था तो दिशा जो है कि ध्वनि तरंग की अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था आपका। और यहाँ से ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। तो ध्वनि तरंगे फ्रेंड्स अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। ठीक है, देखिएगा, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि देखिएगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। साफ साफ हेडिंग ही हमारी यही है और इसी के बारे में जो है कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी स्लंकी में विक्षोभ के संचारण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बना था। और तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य हम लोग जो है कि किसे कहेंगे, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी और 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो है कि क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं। 2 क्रमागत संपीड़नों सी अथवा 2 क्रमागत विरलनों आर के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य को साधारणतः लेम्डा या ग्रीक या लेम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं। ठीक, तो इसको फ्रेंड्स देखिए, ये सारे प्रश्न आप जो अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है। तो एकांक समय में दोलनों की जो है कि संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, जब मैं आपको जो है कि चैप्टर वाइज थ्योरी को करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं इसी बुक से
हाईलाइट करके भी पढ़ाऊंगा। तो आज 9th की हमारी अगर कंप्लीट हो गई, साइंस हो जाएगी, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10th के जो है कि जो अधूरा हम छोड़े हैं चैप्टर नंबर 6 से नियंत्रण एवं समन्वय से स्टार्ट करेंगे कल से। तो उसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी भी मिलेगी और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और जो चीज़ें मैं हाईलाइट करके चैप्टर को करूँगा पढ़ाऊँगा तो वो चीज़ें आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ से अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको टीआरई के सभी क्वेश्चंस पेपर आपको फाइनल आंसर की के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो यहीं से फ्रेंड्स मैं प्रश्न बनाया था, और यहाँ से देखिएगा, घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में पुनः अधिकतम मान तक आने पर पूरा होता है। तो एक दोलन जो है कि पूरा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर ए है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न एकांक समय में इन दोलनों की संख्या तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति कहलाती है। और यहाँ से जब आप प्रश्न जब जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था, और यहाँ से आवृत्ति कहलाती है, और यहाँ से घनत्व से अधिकतम मान, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं प्रश्न नंबर 12 भी लिखा हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिएगा, घनत्व के अधिकतम मान को न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। तो एक दोलन पूरा होता है, यही जो है कि प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आवर्त काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का जो है कि आवर्त काल कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बनाया गया था। देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर जो है कि यहाँ पे 13 भी लिखा हूँ, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल जो है कि कहा जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और यहाँ से देखिएगा 14 नंबर का प्रश्न, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति उतनी अधिक होती है तो उसका तारत्व कितना होगा। तो उसका जो है कि तारत्व फ्रेंड्स अधिक होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर में 14 भी लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए, किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, और देखिएगा उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। तो यही जो है कि प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न जब आप देखेंगे, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या कहते हैं। तो तरंग का इसको आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये प्रश्न आपका यहाँ से प्रश्न नंबर 15 यहाँ से देखिएगा, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया था। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप जूम बढ़िया तरीके से कर दीजिए। तो जूम हमारा जो है कि फुल रहता है, चूँकि आप जो है कि किस चीज़ में पढ़ते हैं वो मायने रखता है। यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा, किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो किस कारण, तो ये कारण जो है कि पूछा जा रहा है। तो तारत्व के कारण जो है कि एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से देखिएगा, विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। तो विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ ये कैसे उत्पन्न होती हैं। तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, विभिन्न आकार की वस्तुएं, विभिन्न आकृति की वस्तुएं और विभिन्न आवृत्तियाँ, ये क्या है, विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करने के कारक हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और यहाँ से ये प्रश्न नंबर यहाँ से देखिएगा 17 यहाँ से बनाया गया है।
आपकी जो है कि सुविधा के लिए देखिए नोट डाउन भी कर लेंगे। विभिन्न आकार तथा आकृति की स्थित वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर जो है कि 17 बनाया गया था, जो कि आप जो है कि नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको जो है कि थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे तो देखिएगा स्वर कैसी ध्वनि है। तो स्वर जो है कि कैसी ध्वनि है ये जो है कि पूछा जा रहा है। तो स्वर जो है कि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है। ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। और यहाँ से देखिएगा दो आपके जो है कि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आप जो है कि नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 2 लाइनें हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ये आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा भी गया था। निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। तो निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम और उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। एक पॉइंट यहाँ से नोट करिएगा। और दूसरी पॉइंट यहाँ से, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस जो है कि ध्वनि का आयाम कम होता है। तो मृदु ध्वनि का जो है कि आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम जो है कि अधिक होता है। यहाँ से ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। और यहाँ से देखिएगा श्रव्यता का परिसर, ये जो है कि आपके टीआरई जो है कि 3 में पीजीटी साइंस में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 जो है कि हर्ट्ज तक होता है। तो ये मिनिमम आपको जो है कि याद रखना है, 20 से 20,000, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी के लास्ट में दिया गया है। तो इनको भी आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बनाए जाते हैं। देखिएगा ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्वनि किसी यहाँ से दूसरी पॉइंट, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो यहाँ से दूसरी पॉइंट। और तीसरी पॉइंट देखिएगा, ध्वनि माध्यम से क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचारित होती है। और यहाँ से 4 नंबर की पॉइंट, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचारित होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ से आपका जो है कि चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो जाता है। तो चैप्टर नंबर जब 12 स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग कैसे जो है कि देखेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, भोजन से हमें कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन से हमें जो है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन जो है कि प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि जैसे ही आपका 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर लास्ट 12 है, यानी कि 12 नंबर। और यहाँ से देखिएगा भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, कृषि पर निर्भर है हमारा भारत, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है। और यहाँ से अतः कृषि के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है, इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। तो अधिकतम जो है कि भारत हमारा कृषि पर निर्भर है और भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और यहाँ से हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो हमारे जो है कि भोजन के मुख्य स्रोत हैं पौधे एवं जंतु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से कौन सी क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो वो जो है कि श्वेत क्रांति है। और जब श्वेत क्रांति जब हमारे जो है कि भारत में हुई थी तो इसमें जो है कि फसल उत्पादन में बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी। तो जो है कि हरित क्रांति
यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से जो है कि देखिएगा, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक, यहाँ से देखिएगा, हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाया है और इसका उसका अच्छा प्रबंधन भी किया गया है। तो यहाँ से श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और श्वेत क्रांति के द्वारा जो है कि दूध के उत्पादन को भी बढ़ाया गया था और हरित क्रांति के द्वारा जो है कि फसल उत्पादन में वृद्धि किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दालों से जो है कि हमें अधिक मात्रा में जो है कि प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक प्रश्न है लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि बन सकता है। देखिएगा, यहाँ से मैं जो है कि लिखा हूँ दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और यहाँ से देखिएगा, कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाना चाहिए? तो देखिएगा, कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें जो है कि वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए। तो वो जो है कि मिश्रित खेती है और अंतरा फसलीकरण है और संगठित कृषि है। तो उपरोक्त में से सभी जो है कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से देखिए, कृषि से जो है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें जो है कि वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना चाहिए और यहाँ से संपुष्णीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती और अंतरा फसलीकरण संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न, कौन सी क्रांति दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी? तो हमने ऊपर बताया था श्वेत क्रांति हुई थी और श्वेत क्रांति के द्वारा जो है कि हमने दूध के उत्पादन को भी बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, परंतु भारत में पहले से अधिक, और यहाँ से देखिएगा, हमने हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की और श्वेत क्रांति के द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया था। तो ये जो है कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, पशुधन के चारे के रूप में कौन सी चारा फसलें प्रयोग की जाती हैं? तो बरसीम, जई और सूडान घास। ये जो है कि उपरोक्त में से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो सूडान घास है, ये जो है कि अभी भारत में बैन कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप देख लेंगे। और यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है चारा। यहाँ से देखिएगा, चारा फसलें जैसे बरसीम, जई और सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। तो ये लाइनें फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनाए जाते हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए थे। और यहाँ से देखिएगा, आपका जो है कि 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, सब्जियां, मसाले और फलों से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? तो ये जो है कि इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? खनिज लवण प्राप्त होते हैं और विटामिन। तो सब्जियों और मसाले और फलों से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज लवण और विटामिन मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। देखिएगा, यहाँ से सब्जियां, मसाले, फलों, ये लाइन बिल्कुल यहीं से मैं उठाया हूँ। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। लेकिन सब्जियों और मसाले और फलों से हमें सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है? विटामिन तथा खनिज लवण। तो ये जो है कि आपके आंसर्स हैं। और यहाँ से देखिएगा, खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो जो खरीफ की फसलें होती हैं, ये जो है कि आपकी वर्षा ऋतु में जो है कि उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना जो है कि भोजन बनाते हैं। और कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो वर्षा ऋतु में हम लोग खरीफ की फसलों को उगाते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं जो है कि दिखाऊंगा निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें नहीं हैं। तो इनमें जो है कि गेहूं क्या है? गेहूं ये जो है कि खरीफ की फसल नहीं है। और ये क्या है?
ये सोयाबीन, मूंग और मक्का ये क्या है, खरीफ की फसलें हैं। और गेहूं क्या है, तो गेहूं एक फ्रेंड्स हमारी रबी की महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा इन फसलों को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द ये खरीफ की फसलें हैं, और गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये क्या है, रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न में आपका बनाया था। और यहाँ से देखिएगा कृषि में शामिल प्रणालियाँ कौन सी हैं, तो कृषि में जो है कि शामिल प्रणालियाँ ये बीज चुनना, फसल की देखभाल करना, और यहाँ से कटी हुई फसल को हानि से बचाना, ये क्या है, कृषि में शामिल प्रणालियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर डी है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से देखिएगा यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, तथा तीसरा खेतों में उगी फसल को सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ये क्या है, तो कृषि में शामिल की गई प्रणालियां हैं। ठीक है, तो ये इनको आप देख सकते हैं। और चूंकि फ्रेंड्स जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेके आप इनको जो है कि देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, फसल की किस्मों और उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन की गुणवत्ता का चयन कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है कि हम कर सकते हैं प्रजनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये सारे प्रश्न मैं यहीं से बनाया हूँ। और यहाँ से देखिएगा फसलों का उत्पादन जो है कि अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों एवं प्रभेदों के विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता, उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। तो यही प्रजनन के द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ से इनको आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये प्रश्न आपका 14 नंबर का देखेंगे, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को किन वर्गों में बांटा गया है, तो ये जो है कि फसल की किस्मों के आधार पर बांटा गया है, और फसल उत्पादन प्रबंधन के आधार पे और फसल सुरक्षा प्रबंधन के आधार पे इनको बांटा गया है। किसको, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया ये निम्न गतिविधियों के द्वारा बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी जो है कि ऑप्शंस क्या हैं, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रकार की गतिविधियां हैं। और यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिएगा यहाँ से यदि हम कृषि में शामिल, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 14 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिएगा यहाँ से प्रकार फसल उत्पादन में सुधार प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये जो है कि आप याद रखेंगे। और यहाँ से संकरण कितने प्रकार की होती है, तो ये जो संकरण होती है ये फ्रेंड्स होती है आपकी 3 प्रकार की। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अंतरा किस्में विभिन्न किस्मों में, और यहाँ से अंतरा स्पीसीज एक ही जीन्स के 2 विभिन्न स्पीजों में। ठीक है, और अंतरावंशीय विभिन्न जेनरों में। ठीक है, तो ये आपके उपयुक्त राइट आंसर है डी। और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि दिया गया है आपके जो है कि फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधे संकरण करवाते हैं। ये अंतरा किस्में विभिन्न किस्मों में, और अंतरा स्पीज एक ही जीन्स की 2 विभिन्न स्पीजों में, अथवा अंतरावंशी यानी विभिन्न जेनरा में। तो ये लाइन यहीं से मैं उठाया हूँ। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 15 भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो और यहाँ से देखिएगा आपका संकरण विधि किसे कहते हैं, यानी कि संकरण विधि हम लोग किसको कहेंगे, तो फसलों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डालना और विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाना, ये क्या है, संकरण विधि है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फसल सुधार की दूसरी विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन डालना
इसके परिणाम स्वरूप अनुवंशीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। और एक विधि ऊपर है संकरण विधि, तो इनको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा किस्मों में सुधार के लिए कौन से कारक हैं, तो जो है कि किस्मों में सुधार के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो किस्मों में सुधार के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में और जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, ये उपयुक्त ऑप्शंस ए बी और सी क्या हैं, किस्मों में सुधार के लिए कारक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका प्रश्न नंबर 17 यहाँ से बनाया गया। देखिए किस्मों में जो है कि सुधार के लिए, देखिए किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक क्या हैं, तो उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। और यहाँ पे देखिए परिपक्वन काल में परिवर्तन, और यहाँ पर एक और बचा है व्यापक अनुकूलता, और यहाँ पर जो है कि एक और है ऐच्छिक समय ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। तो ये आपका जो है कि प्रश्न नंबर 17, यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ प्रश्न नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज जो है कि आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस के सभी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फ्रेंड्स एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।